welcome back. This side Dr. CB here, and so we are going to start a new series which is going to be surgery one. So let's begin. So guys, a lot of people requested me to make these videos in English. So honestly, I want to tell you one thing, that I am not comfortable with English when I explaining the things. Okay, so it make not me very comfortable with English. Okay, so for the all English viewers, please just watch the PDF, that is sufficient, and maybe later I will make these videos in English, but right now I'm comfortable with Hindi, so I'm sorry guys. Let's begin. Okay, enjoy with Hindi if you know. Okay, so ये पहला पार्ट है. ओके गाइस, तो फर्स्ट पार्ट में हम कैसे करने वाले हैं कि ये FMG नवंबर 2017 का रिकॉल क्वेश्चन होगा. तो क्या है, पहले बहुत मतलब सर्जरी में करीबन 40 क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनको पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. तो ये सपोज ये होगा फर्स्ट ए. ओके, करीबन 10 15 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि केस रहते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इन द नाइहस क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टाइप 3A हर्निया. ओके, तो अब यहीं से देखते चलिए क्या क्या पूछ रहे हैं. जैसा मैंने पेपर दिया है तो मुझे अंदाज़ा है कि हर्निया वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड हॉट टॉपिक इन सर्जरी. ओके, तो सर अब यहाँ पे क्या पूछा था, देखो कितना एक्यूरेट जो मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर इनको रटोगे नहीं तो कभी नहीं पहुँचोगे यहाँ तक. उन्होंने पूछा है कि टाइप 3A हर्निया जो नाइहस क्लासिफिकेशन में है, तो उसे मतलब कैसे दिखेगा, वो किस टाइप से हर्निया होगा. तो ऑप्शन था फीमोरल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड पेंटालून्स. ओके, तो चलिए अब यहीं पे देखो मैंने लिख लिया था कि मुझे पता था कि ये मुझे रटना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा. तो नाइहस क्लासिफिकेशन हम हर्निया के सीवियरिटी को मतलब देखते हैं किस लेवल का वो हर्निया है. तो टाइप 1 में क्या होता है, ये इनडायरेक्ट हर्निया है. इंटरनल रिंग नॉर्मल रहती है इसमें, टिपिकली सीन इन इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट. ओके, तो टाइप 1 इनडायरेक्ट हर्निया. तो शॉर्ट में बता दूं कि इनडायरेक्ट हर्निया क्या होता है कि मतलब अगर सपोज़ कोई भी जैसे इंटेस्टाइन है, इंटरनल ऑर्गन स्लाइड होके अपनी जगह से जैसे स्क्रोटम तक पहुंच जाए, जैसे इंटेस्टाइन स्लाइड होके इग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम तक पहुंच जाए, दैट इज़ इनडायरेक्ट वन. और डायरेक्ट वन सपोज कि जहाँ पे है वो हर्निया, तो मतलब वो उसी प्लेस में पाउच आउट हुआ है. ओके, मतलब वहाँ की मसल्स वीक थी, तो दैट इज़ डायरेक्ट हर्निया. तो टाइप 1 इनडायरेक्ट है. टाइप 2 क्या है, ये भी इनडायरेक्ट हर्निया है, बट इंटरनल रिंग इनलार्ज हो जाती है विदाउट इम्पिंगमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ इग्वाइनल कैनाल, डज नॉट एक्सटेंड टू द स्क्रोटम. ओके, मतलब टाइप 2 में क्या होता है कि इनडायरेक्ट है और इसकी इंटरनल रिंग इनलार्ज हो जाती है. तो क्या होता है कि जो कंटेंट, इंटरनल कंटेंट है वो स्लाइड होने लगते हैं, बट वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंचते हैं. ये टाइप 2 है. अब ये अपना क्वेश्चन था टाइप 3A क्या है, ये अपना क्वेश्चन था 17 का, कि ये डायरेक्ट हर्निया है, मतलब अपनी जगह में ही पाउच आउट होगा. इसमें क्या है, साइज इज़ नॉट टेकन इन द अकाउंट, मतलब साइज से मैटर नहीं. अब टाइप 3B देखो, अब नेक्स्ट टाइम बी पूछ सकते हैं कि टाइप 3B क्या है. तो क्या है, ये इनडायरेक्ट हर्निया है. ये इनलार्ज इनफ टू इनक्रोच अपॉन द पोस्टीरियर इग्वाइनल वॉल. इनडायरेक्ट स्लाइडिंग और स्क्रोटल हर्निया, इसी को पेंटालून हर्निया बोला जाता है. तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेंटालून हर्निया कौन सा टाइप है नाइहस क्लासिफिकेशन में, कि ये स्क्रोटल हर्निया कौन सी टाइप है नाइहस क्लासिफिकेशन में. तो टाइप 3B में क्या होता है, इनडायरेक्ट हर्निया है, इंटरनल कंटेंट पहुंच जाता है स्क्रोटम तक. ओके, अब टाइप 3CB है. तो सी में क्या है, फीमोरल. ओके, इनको डायरेक्ट याद रखना, ये क्वेश्चन बना होगा आगे या बनेगा, तो याद रखना है ऐसे सिंपल, इसको अदर वे मत लेना. FUCK. ओके, तो मतलब फीमोरल वाले में सी आता है थर्ड नंबर में. ओके, तो थर्ड जो सी होगा तो क्या होगा, F, मतलब फीमोरल, ऐसे याद रखना, अभी अभी बनाया है. ठीक है. टाइप 4 क्या है, टाइप 4 मतलब रिकरेंट हर्निया, जो मतलब हर बार मतलब कई बार होते रहते हैं, अभी आया फिर गायब हो गया, फिर बाहर आ गया, पाउच हो गया, फिर अंदर चला गया. ओके, तो इसके भी 4 टाइप हैं, A B C D.
तो टाइप 4A डायरेक्ट है, टाइप 4B इनडायरेक्ट है, टाइप सी फिर से फीमोरल है, मतलब सी वाला हर जगह फीमोरल, ओके, और डी कंबाइंड हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है ये किसी न किसी रूप में, ओके। क्या कहता है कि ये पर्सन कुड नॉट पास यूरिन आफ्टर सफरिंग फ्रॉम पेल्विक फ्रैक्चर, ओके। ऑन द एग्जामिनेशन वाइटल्स उसके स्टेबल हैं बट द ब्लैडर इज़ नॉट पेपेबल, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो देखो ये केस सिनेरियो कैसा है, ये विनियट कैसा है, सीधा सीधा कि एक पेशेंट है, उसकी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो पेल्विक फ्रैक्चर हो गया है। तो अब क्या होता है कि वाइटल्स तो नॉर्मल हैं बट पेशेंट क्या है, यूरिनेशन नहीं, मिक्चुरेशन नहीं कर पा रहा है और उसका ब्लैडर हम पैल्पेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वो यूरिन नहीं पास कर पा रहा तो कहीं ऊपर से यूरेथ्रा टूट गया। अब ऊपर से यूरेथ्रा टूट गया और पैल्पेट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब कहीं से लीकेज हो गया, मतलब वो श्रिंक हो चुका है, मतलब यूरिन बाहर निकल गई तो वो श्रिंक हो गया, तो इसलिए हम ब्लैडर जो है वो पल्पेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या कि इडिमा हो, इडिमा कहने का मतलब वहाँ पानी भर जाएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रीजन में, तो अब वहाँ पे हमको पैल्पेशन करने में दिक्कत होगी। तो देखो ये सीधा सीधा हर बार क्वेश्चन आता है कि जब भी पेल्विक फ्रैक्चर होता है तो सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर हो जाती है, ओके। ये एकदम से रट लेना, ये दिखेगा ये आपको। तो चलिए इसकी एनाटमी समझते हैं कि ये ब्लैडर है और ये है पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ओके। पोस्टीरियर यूरेथ्रा में क्या क्या है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा हो गया और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ओके। और इधर जो इंटीरियर है, इंटीरियर यूरेथ्रा में आता है बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। तो जो पेल्विस में क्या क्या लोकेटेड रहता है, पेल्विस में ब्लैडर रहता है और पोस्टीरियर यूरेथ्रा रहता है, ओके। तो इसमें क्या है, प्रोस्टेटिक, सॉरी मैं पोस्टीरियर बोल रहा था, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा में पीछे साइड आते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड रहते हैं, पेल्विस में। तो अब पेल्विस फ्रैक्चर हो गया तो क्या डैमेज हो सकता है, एक तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर होगा और दूसरा पोस्टीरियर यूरेथ्रा रप्चर होगा। ये जो मेम्ब्रेनस वाला पार्ट, ये मोस्ट कॉमन रप्चर होता है, मेम्ब्रेनस वाला, ओके। समझ गए ना कि पेल्विस में ब्लैडर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा रहता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा के पार्ट्स रहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। जब कभी भी पेल्विक फ्रैक्चर होगा तो ब्लैडर एक्स्ट्रा, क्योंकि ब्लैडर तो पेरिटोनियम के बाहर है ना, तो इसलिए इसका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर होगा या कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन था, क्योंकि ये दे रखा था इंट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो गया ना, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब यहीं पे देखो पेल्विक फ्रैक्चर होगा तो रट लो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर होगा या कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल इंजरी होगी, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ईसोफेगस। तो सीधा सीधा रटना, मिडिल 1/3 मोस्ट कॉमन साइट है कार्सिनोमा ईसोफेगस की, मिडिल 1/3। अब चलिए इसके बारे में वो देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और क्या क्या हमें याद रखना है इस कार्सिनोमा ईसोफेगस से, कि मोस्ट कॉमन ईसोफेगस कैंसर वर्ल्ड वाइड तो कौन सा है ये, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ओके। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ईसोफेगस का मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल कैंसर वर्ल्ड वाइड। सेकेंड, मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल कैंसर इन यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कौन सा देखा गया है, तो आउटसाइड एशियन कंट्री क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। और एडिनोकार्सिनोमा इन ईसोफेगस की मोस्ट साइट है लोअर 1/3। ये ध्यान देना, एडिनोकार्सिनोमा पूछ लिया तो लोअर 1/3 हो जाएगा। अगर एशियन कंट्री में पूछ रहा है कार्सिनोमा ईसोफेगस तो मिडिल 1/3 है, ओके। मोस्ट कॉमन इन मेल्स में देखा गया है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर ईसोफेगस ओवरऑल में देखा गया है तो मिडिल 1/3 है। कीमोथेरेपी रेजिमेन कैंसर ईसोफेगस में क्या देते हैं, ECF याद रखना है ना, इपीरूबिसिन सिस्प्लाटिन 5 फ्लोरोयूरेसिल। और ये सेम रेजिमेन कैंसर उसमें स्टमक में भी दिया जाता है, ओके। तो ये कैंसर ईसोफेगस और कैंसर स्टमक और वो बैरेट्स ईसोफेगस, और ईसोफेगस में वो जितनी भी वो बनती है ना एक्सरे वाली इमेजेस सारी इम्पोर्टेंट हो, कि अगर बैरियम दिया गया, बैरियम सोलो किया गया तो
ईसोफेजियल स्पाज्म कैसे दिखता है, और वो पेंसिल टिप किस में दिखती है ना। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हर बार आती हैं। ओके, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। वो जो बैंड्स बन जाते हैं जो पान वान खाते हैं लोग, पान मसालों के, तो क्या पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो बीटल नट च्यूइंग। बीटल नट मतलब सुपारी खाने वाले लोग, पान मसालों के। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या देखा गया है कि उसके पॉइंट्स देखते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस प्रोग्रेसिव डिजीज, ओके, धीरे धीरे होती है। विच फाइब्रस बैंड फॉर्म बीनीथ द ओरल म्यूकेसा। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रस बैंड जो नहीं बैंड्स बनने लगते हैं, फिर उन लोगों का मुंह नहीं खुलता ज़्यादा क्योंकि वो बैंड बन जाते हैं फाइबर के। और कहाँ बनते हैं, बीनीथ द ओरल म्यूकोसा, सीधी सी बात है। फिर ऑलमोस्ट इंटायरली कन्फाइंड टू द एशियन पॉपुलेशन, क्योंकि एशियन में ही ये पान मसाले का प्रचलन, बाहर तो मैंने नहीं देखा। ओके, रिस्क फैक्टर ऑफ ओरल कैविटी मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है फ्यूचर में। रिस्क फैक्टर क्या हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के, कि रिसर्च में स्ट्रांगली इंडिकेट्स दैट ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ पान मसाला एरिका नट। ओके, वही सुपारी की बात हो रही है। विद विदाउट कंकरेंट अल्कोहल यूज़, अगर अल्कोहल लो या ना लो बट सुपारी खा रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, तो उसके हायर चांस। ओके, टबैको स्मोकिंग अलोन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। स्टडी में देखा गया है कि स्मोकिंग से नहीं होता है। अगर स्मोकिंग भी कर रहे हो और ये भी पान मसाला भी चल रहा है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैथोलॉजी क्या होती है इसकी, कि कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिथेलियल फाइब्रोसिस विथ एसोसिएटेड एट्रोफी एंड हाइपरप्लासिया ऑफ ओवरलाइंग एपिथेलियम। मतलब ये बैंड्स कैसे बनते हैं एक्चुअली, कि जहाँ पे वो खा रहा है मान लो या बहुत टाइम से रख रहा है, तो उस रीजन की जो एपिथेलियम रहेगी वो क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, उसकी साइज छोटी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो ओवरलाइंग टिश्यूज़ रहेंगे उसमें हाइपरप्लासिया होगा उसको कवर करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाता है, बैंड फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या है, सेकेंड एपिथेलियम शो चेंजेस ऑफ एपिथेलियम डिस्प्लासिया हो सकता है। ठीक है, तो ये ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस और वो यहीं पे इनकी 2-3 चीज़ें हैं। ल्यूकोप्लैकिया है जैसे, और ओरल क्या है वो, लाइकन प्लेनस। ओके, ये 3 चीज़ों से एक क्वेश्चन हर बार बनता है लाइकन प्लेनस वाले से। और कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस। ओके, तो अब देखिए 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्लासगो कॉमा स्कोर फॉर ए ब्रेन डेड पेशेंट। ब्रेन डेड पेशेंट के लिए ग्लासगो कॉमा स्कोर पूछा गया था। तो ये अभी से बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हर बार रहता है, हर बार ग्लासगो कॉमा स्कोर से हर बार एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये एकदम एक क्वेश्चन पकड़ के चल लो कि 300 में एक क्वेश्चन ये है ही है। तो इसको बहुत अच्छे से रटना है, क्योंकि कुछ भी सिनेरियो वो क्रिएट कर सकते हैं कि पेशेंट बोल रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है, फिर आपको उसकी स्कोर काउंट करके बताना पड़ता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था कि ब्रेन डेड है, ब्रेन डेड है मतलब वो कोई रिस्पांस नहीं होगा। 3 चीज़ें हम देखते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं तो 1 दिया जाता है, तो एक 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 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं रिवाइज्ड ग्लासगो कॉमा स्केल में स्कोर में क्या क्या आता है, हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट की कंडीशन चेक करते हैं एक्चुअली। तो इसमें देखा जाता है आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पांस देखा जाता है, बेस्ट मतलब मोटर रिस्पांस देखा जाता है। तो कैसे समझना है इसको, कि अगर आप वो मतलब आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस मतलब देख रहा है और खोल रहा है आँख, तो उसमें 4 पॉइंट जाएंगे स्पॉन्टेनियस में। अगर बुलाने में वो आँख खोल रहा है तो 3 में जाएगी। ये एकदम एक्यूरेट रटना पड़ेगा। हाँ, वो क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि डॉक्टर मतलब वो पेशेंट तक पहुंचा और फिर उसने बोला तब पेशेंट ने आँख खोली, तो मतलब ये हो गया 3 पॉइंट आपको जोड़ने पड़ेंगे कि आई ओपनिंग में 3 पॉइंट है। अगर सपोज कि पेशेंट पहुंचा, डॉक्टर पेशेंट के पास पहुंचा, उसने स्पॉन्टेनियस आँख खोल दी साउंड से या कैसे भी, तो 4 पॉइंट रखेंगे। ठीक है, तो ये रटना है एकदम से। अब टू प्रेशर में अगर वो बोलने भी नहीं किया तो अब उसको डॉक्टर हिलाएगा या प्रेस करेगा या प्रेशर देगा, तो उसमें 2 पॉइंट होंगे। नन अगर कोई रिस्पांस नहीं तो 1। वर्बल रिस्पांस में क्या करेंगे, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, उसको पता है कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ, ये डॉक्टर है, मैं ये हूँ, तो उसको 5 पॉइंट दिए जाएंगे।
अगर कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ, तो 4, अगर कुछ वर्ड बोल पा रहा है तो 3, साउंड से कुछ रिएक्शन कर रहा है वो, हाँ, तो 2 पॉइंट, नन है तो 1। ओके, ये रटना पड़ेगा। देखो अभी रटो, इनको समय है। मोटर रिस्पॉन्स में कैसे चेक करते हैं, अगर ओबे कमांड्स वो ओबे कर रहा है, डॉक्टर बोल रहा हाथ उठाओ तो उठा रहा है, तो मतलब 6 पॉइंट। अगर लोकलाइजिंग वो बता पा रहा है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है तो 5। अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है, ऐसे फ्लेक्स कर रहा है हैंड, और तो 4 पॉइंट होंगे। एब नॉर्मल फ्लेक्शन मतलब मैंने यहाँ दबाया, चेस्ट में प्रेस किया सपोज, तो इधर कर रहा है एकदम से फ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में सपोज, तो उसको फिर 3 देना पड़ेगा। अगर एक्सटेंशन कर रहा है तो फिर 2 हो जाएगा, मतलब मैंने प्रेस किया तो हाथ फ्लेक्स होना चाहिए, तो एक्सटेंड कर रहा है तो 2 होगा। और नन में 6 नन में 1 पॉइंट। तो ब्रेन डेड में ये कुछ नहीं होते ना, तो 1 1 3 हो जाएंगे। तो ये जीसीएस में मिनिमम स्कोर होता है 3, मतलब ये हो गया उसमें ब्रेन डेड पेशेंट में, और मैक्सिमम मतलब नॉर्मल एकदम कम्प्लीटली फाइन पेशेंट में 15। ओके, यहीं पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इफ़ द पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड, अगर वो इंडोट्रैकियल ट्यूब वगैरह पड़ी है तो वर्बल रिस्पॉन्स इज़ नॉट टेस्टेबल। अब जब ट्यूब ही पड़ी है तो बोल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे कि E4 है, मतलब स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है उसकी। अब इसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी है तो नॉन टेस्टेबल है। M6 मतलब वो मतलब ओबे कर रहा है कमांड। ओके, तो जैसे मैं 6 देख रहा हूँ, 4 देख रहा हूँ, तो मुझे एकदम याद है, तो मैं एक्यूरेट आंसर तक पहुँच जाऊँगा। तो इसका ग्लासगो का स्कोर हो जाएगा 10 NT, मतलब वर्बल नॉट टेस्टेबल। ओके, सो ये चीज़ हो गई पॉइंट। तो अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा है किडनी स्टोन हुज डेवलपमेंट इज इनसेंसिटिव टू द pH ऑफ यूरिन। सीधी सी लॉजिक लगाना है कि ऐसा कौन सा किडनी स्टोन है जो pH से इनसेंसिटिव है, मतलब pH से उसका कोई लेना देना नहीं। तो मतलब सीधा सीधा ये कैल्शियम ऑक्जिलेट है, हार्ड स्टोन होता है, मतलब पत्थर है एक हिसाब से, तो पत्थर में pH का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम मतलब हाइपर कैल्सी यूरिया और हाइपर ऑक्सिल यूरिया। ओके, ये क्या है, मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन होता है, इट्स रेडियो एक होता है, और इन्वेलप शेप्ड या बाई पिरामिडल शेप क्रिस्टल होता है। तो कई बार शेप से स्टोन के वो पूछ लेते हैं। तो किडनी स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन, ये 2 जगह के स्टोन मतलब काफ़ी हाइल्ड हैं। ओके, 7वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल एन्यूरिज्म। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पॉप्लिटियल आर्टरी होती है पेरिफेरल में, पेरिफेरल याद रखना, पेरिफेरल पर पी पेरिफेरल पॉप्लिटियल आर्टरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्या है द मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व इन एन्यूरिज्म, तो सर्कल ऑफ विलस है। ओके, अब पूछ रहा है कि द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रैनियल एन्यूरिज्म, मतलब क्रैनियल के बाहर का। ये सर्कल ऑफ विलिस क्रैनियम के अंदर है। ओके, तो इसमें जो ऑर्डर है, तो सबसे पहले ऑर्टा होता है, फिर इलियक, फिर पॉप्लिटियल, फिर फेमोरल। सर ने याद करने के लिए बताया था कि ऑल इंडिया पुलिस फोर्स। ओके, अब 3rd पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा क्रैनियल आर्टरी एन्यूरिज्म, आर्ट्रियल एन्यूरिज्म पूछा है, एक्स्ट्रा क्रैनियल। देखो कितना स्पेसिफिक हो सकते हैं क्वेश्चन। तो क्या है, इंफ्रारीनल ऑर्टा। ओके, 4th क्या है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल एन्यूरिज्म। अब पेरिफेरल की बात की है, ये क्वेश्चन था हमारा कि पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म। ओके, अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि डीजनरेटिव एन्यूरिज्म कौन सा होता है, तो कॉज्ड बाय स्पेशली एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द मोस्ट कॉमन आर एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म। तो एब्डोमिनल आर्टिक एन्यूरिज्म में डीजनरेटिव एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, ये स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्प्लेनिक एन्यूरिज्म इज स्प्लेनिक आर्टरी। ये तो सिंपल था। ओके, अब देखिए ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पीडियाट्रिक्स, ये कहीं भी एक जगह पूछ सकते हैं, बर्न वाला सर्जरी में ही पूछेंगे कि बोल रहा है कि 50 kg पेशेंट हैज़ 40% बर्न हुआ है उसको ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, कैलकुलेट द रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन टू बी गिवन फॉर द फर्स्ट 8 आवर ऑफ द फ्लूइड। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही हमें एग्ज़ाम में, हम मेडिकल फील्ड से होते ना, तो जैसे ही हमें कुछ भी कैलकुलेशन वाला दिखा, हमारे हाथ पैर वहीं फूल जाते हैं। ओके, तो ये लोग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेड ही पूछते हैं,
तो उसके लिए तो कैलकुलेशन हमको सीखनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि बहुत कम, अब 100 क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन से पूछेंगे, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कैलकुलेशन वाले पूछेंगे। तो उनमें से ये एक है पर्कलैंड फार्मूला वाला, कि अगर सपोज कोई पेशेंट बर्न हो वो जल जाता है तो उसमें कितने मतलब हम जब रिंगर लैक्टेट देंगे तो कितना हमें देना। तो इसमें और स्पेसिफिक पूछा कि फर्स्ट 8 आवर्स में कितना क्वांटिटी में तुम उसको रिंगर लैक्टेट दोगे। तो ये पार्कलैंड फार्मूला से निकालते हैं हम। तो कैसे, 24 आवर का हम पहले निकाल लेते हैं। तो फार्मूला है 4 ml बॉडी वेट से इंटू करना है और इंटू क्या करना है, बर्न ऑफ द बॉडी सरफेस। ये दिया है कई बार क्वेश्चन में पिक्टोरियल, ये शब्दों में बोल देगा कि उसका हाथ जला है, पीठ जल गई है, कुछ भी। तो यहाँ पे तो चलो इजी हो गया कि एटलीस्ट वो फिर वो थंब रूल और उनसे बर्न, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बर्न वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा, हाइल्ड है, ओके, बर्न। तो अब देखो 4 ml हम 4 इंटू कर दिए, 50 किलो इसको वजन था, 40% जला, तो मतलब 8000 ml, मतलब 8 लीटर हमें 24 घंटे में उसको रिंगर लैक्टेट देना है। तो इसमें कैसे होता है कि 24 आवर में हमने पार्कलैंड फार्मूला से निकाला कि 8 लीटर हमें देना है। तो फर्स्ट 8 आवर में हमें हाफ ऑफ द फ्लूइड देना है, मतलब जितना भी 24 घंटे का आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा तुमको फर्स्ट 8 आवर में देना है, तो 4 लीटर देना है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर था। अब नेक्स्ट जो जैसे 24 घंटे होते हैं तो नेक्स्ट 16 घंटे जो बचते हैं तो उसमें बचा हुआ जो भी होगा तो वो हमें देना है। तो 16 घंटे में 4 लीटर देंगे, ओके, रेस्ट इन 16 आवर्स। अब इसको और हम आगे समझते हैं कि सपोज व्हाट इज़ द सेकेंड डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट। सेकेंड डे हम कैसे रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट डे में 8 लीटर दिया गया, पार्कलैंड फार्मूला से हमने निकाला, तो उसका 40 to 60% ऑफ द फर्स्ट डे का हमें देना है। तो एवरेज हम 50%, पहले दिन हमने दिया था 8 लीटर, तो दूसरे दिन हम अब देंगे उसका 50%, मतलब अब 4 लीटर देंगे दूसरे दिन। तो अब इसमें भी वही सेम चीज़ की फर्स्ट 8 आवर में मतलब पूरा ये स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट डे का है कि फर्स्ट डे में फर्स्ट 8 आवर में हम 4 लीटर देंगे, नेक्स्ट 16 आवर में हम 4 लीटर देंगे और नेक्स्ट डे में 24 आवर में हमें 4 लीटर देना है। इस तरह चलेगा कि नेक्स्ट डे में पूरा पहले दिन का हमें आधा देना है सीधा सीधा। एंड इन इलेक्ट्रिक बर्न आल्सो सेम पार्कलैंड फार्मूला इज़ यूज्ड। तो चाहे वो कैसे भी जल गया हो, ये तो इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ हो, तो हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ओके। अब 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस है, कौन सा, ब्लैडर कैंसर वाला, मतलब ब्लैडर कार्सिनोमा। सर्जरी में कैंसर ज़्यादा वो पकड़ पकड़ के पूछते हैं, ओके। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि ए 60-year-old स्मोकर मेल पेशेंट प्रेजेंट विथ पेनलेस ग्रॉस हेमेटूरिया फॉर 1 डे। मतलब एक 60 साल का पेशेंट हैं और उनको पेनलेस ग्रॉस हेमेटूरिया हो रहा है एक दिन से, ठीक है, खून आ रहा है। अब उसका IVU शो करता है कि 1.2 सेंटीमीटर फिलिंग एट द लोअर पोल ऑफ इन्फंडिबुलम, मतलब वहाँ पे फिलिंग वो देखने को मिल रही है, ठीक है, इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम में। विच इज़ द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। तो मतलब नीचे फीलिंग देखने को मिल रही है, मतलब वो ब्लॉक हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे। तो ऑप्शन में दे रखा था यूरिन साइटोलॉजी, कोई मतलब नहीं है, USG एब्डोमेन कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा साइटोस्कोपी इसका आंसर है। तो ये वाला केस समझना कि 60-year-old एज का पेशेंट है, स्मोकिंग करता है, पेनलेस ग्रॉस हेमेटूरिया हुआ, तो क्या है, कार्सिनोमा ब्लैडर है। सिस्टोस्कोपी हम ऐसे डालते हैं पेनिस से अंदर ब्लैडर तक, फिर वहाँ पे हम चेक करते हैं। और कार्सिनोमा ब्लैडर के लिए कन्फर्मेशन बायोप्सी से करेंगे, ओके। अगर हमें वहाँ कुछ दिख रहा है तो हम फिर उसको कलेक्ट करके लैब में बायोप्सी के लिए भेज देंगे। सो 10वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेने के लिए बोले थे, तो 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये केसेज है ना, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है प्रॉपर। अब क्या है कि ये देखो, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हॉट टॉपिक है, एकदम आता ही रहता है कि 9 मंथ का ओल्ड चाइल्ड है प्रेजेंट विथ एक्सेसिव क्राई, 9 महीने का बच्चा बहुत रो रहा भयंकर, उसके राइट इलियक फोसा में सॉसेज शेप्ड लम्प देखने को मिल रहा है, ओके। ये वर्ड देखना, सॉसेज शेप्ड लम्प एंड ब्लड इन द स्टूल, ये मतलब दोनों पॉइंट सीधा सीधा, अगर अब मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले नहीं पढ़े हो, तो डायरेक्ट आंख मूंद के समझ जाना कि ये इंटूसिसेप्शन का केस है।
तो पूछा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो बेस्ट ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, आईवी फ्लूइड में एंटीबायोटिक्स और एयर इनिमा देते हैं कि वो खुल जाए। होता क्या है इंटुसिसेप्शन में कि जैसे ये इंटेस्टाइन है तो ये इसके आगे वाला पार्ट इसमें अंदर चला जाता है ऐसे, ठीक है, मतलब एक इंटेस्टाइन दूसरे में घुस जाती है अंदर, ओवरलैप कर जाती है अंदर, तो फिर भयंकर पेन होता है और नेक्रोसिस भी हो सकता है, ब्लीडिंग होती है। ओके, बच्चा है 9 महीने का, रो बहुत रहा है, तो ये सीधा सीधा, तो अब इन्फेक्शन ना हो तो एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड देंगे। ओके, ये एक इंटुसिसेप्शन का फिगर है, 9 मंथ का है, इंटुसिसेप्शन है, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल मिक्सड विद ब्लड, उसको रेड करंट जेली बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये दिखे ना तो सीधे समझ जाना कि इंटुसिसेप्शन की बात हो रही है। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइज, और आई एम सॉरी, ओके, मैं आई कैन नॉट मेक दीज वीडियोज़ इन इंग्लिश, I can make, but I cannot explain like I am explaining in Hindi. So I know a lot of people who having trouble with the language problem. So a lot of people who knows Hindi well, so these videos for them, like they will pass this exam. And for you guys who only understand English, please refer your teachers, your coaching classes. Okay, all the best guys. For my side, I uploaded all the PDF in group, you can check it. Same thing, I'm just explaining in Hindi. Okay, so don't worry. Okay, thank you so much guys, take care.